आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल के समर्धा क्षेत्र में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सांस्कृतिक द्वार की आधारशिला रखी और यह द्वार नर्मदापुरम मार्ग पर बनाया गया है, जो भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नीमच जिले को सौर ऊर्जा परियोजना का तोहफा भी दिया और ये परियोजना न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बल देगी बल्कि बिजली आपूर्ति को भी सुदृढ़ बनाएगी। राज्य सरकार इसे सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। और वहीं भोपाल के राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इस वर्चुअल म्यूजियम में राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आधुनिक तकनीक से दुनिया भर में दिखाया जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फिनलैंड के भारत में राजदूत के लाहदेविरता से मुलाकात की और पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा भी की। यह वर्चुअल म्यूजियम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और फिनलैंड की संस्था वी रियल की साझेदारी से शुरू किया गया है। बढ़ते आगे, भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के योगदान की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से ही राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया और विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। बढ़ते आगे, भोपाल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार की सराहना की और उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजित युवाओं को अपनी कल्पना और प्रतिभा जताने का एक अवसर देते हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए प्रभावशाली ढंग से पेश किया। आज के दौर के साथ जो जरूरतें हैं उस तरह से जोड़ करके आपने ये जो अपनी अद्भुत एक नई प्रकार की रुचि जागृत करने का प्रयास किया, जिसमें हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें अपनी जो कलात्मकता है, अंदर की जो रचनाशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, उसके प्रकटीकरण का मौका देकर के रुचि जागृत करने का एक अभियान चला है। हम सब देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की जब बाबा महाकाल का महालोक बना है, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक आज के दौर के साथ जो जरूरतें हैं उस तरह से जोड़ करके आपने ये जो अपनी अद्भुत। और वहीं सचिन पायलट का 2 दिवसीय रायपुर दौरा, दिवंगत दिनेश मिरानिया के परिवार से करेंगे मुलाकात। जांजगीर चांपा में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे, कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सचिन पायलट। तो आपको बताते चलिए, ये जानकारी सामने आ रही। सचिन पायलट के दौरे पर 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर सचिन पायलट और दिवंगत दिनेश मिरानिया के परिवार से मुलाकात करेंगे। जांजगीर चांपा में संविधान बचाओ रैली में भी शामिल होंगे और इसी के साथ अन्य भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सचिन पायलट। तो 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर सचिन पायलट और कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकार की खास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मौजूद माओवादी सदस्यों से आत्मसमर्पण कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि बस सेवा शुरू कराई जाती है, मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाता है और नियमित बिजली की व्यवस्था भी की जाती है। इन प्रयासों से पंचायतें माओवादी मुक्त बन रही है और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रही है।
एलबद पंचायत सरकार की जो योजना है, जिसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत स्वयं अपने ग्राम पंचायत में जितने भी माओवादी सदस्य हैं उनको सरेंडर करवाकर, उनको मुख्यधारा से जोड़कर, उनको पुनर्वास करवाकर और ये प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, उनको 1 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तुरंत ही स्वीकृत किए जाते हैं। साथ ही साथ वहां बस चलवाई जाती है, वहां पर मोबाइल के नेटवर्क दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाती है, नियमित बिजली की व्यवस्था। और इस तरह सुकमा जिले के बड़े सेट्टी गांव ने पहले 11 लोग जो अंतिम थे उनके गांव में उन्होंने मुख्यधारा में लाया। साथ ही साथ अपने गांव में और गुना में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गुरु गोविंद सिंह, बात करें तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास कर रही है और सेना की उपलब्धियां पूरी दुनिया में गूंज रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसे भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के पास तो काम है नहीं, वो अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में विकास कर रही है, काम कर रही है, सबके लिए दिख रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना के सहयोग से, हमारी सेना की वीरता से, हमारी सेना की उपलब्धि आज के डंके आज पूरे विश्व में बज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों को नाज है, तो उनके कुशल नेतृत्व के कारण यह सब संभव हुआ। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भारतीय सेना अभी पूर्ण तरीके से तैयार है। पाकिस्तान अगर कुछ कहता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बढ़ते आगे, पाटन विकासखंड के ग्राम सलूद में कबीर आश्रम में 2 दिवसीय संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने संत कबीर की वाणी की आज भी प्रासंगिकता पर जोर देते हुए समाज में जागरूकता की आवश्यकता बताई और उन्होंने आश्रम में डोम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और अन्य मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया। सांसद विजय बघेल ने आश्रम की 60 सालों से चली आ रही परंपरा को याद किया और कबीर की वाणी को जीवन में अपनाने की अपील की। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जिला बल और 65 वाहिनी सीआरपीएफ की एफ कंपनी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 5 किलोग्राम के 2 आईडी को सुरक्षा के तहत नष्ट कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्चिंग के दौरान सोलर प्लेट, वायर और अन्य नक्सल सामग्री भी बरामद की है और यह कार्रवाई नक्सलियों के आतंक फैलाने के प्रयासों को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। बढ़ते आगे, धमतरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में सर्व भारतीय समाज द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में जनप्रतिनिधि, सामाजिक और व्यापारिक संगठन, पूर्व सैनिक, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। लोग रास्ते भर भारत माता की जयकारे लगाते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमलों के खिलाफ ये यात्रा देशभक्ति और एकता का संदेश थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तबाह कर भारतीय सेना की ताकत दुनिया के सामने साबित कर दी। उस शौर्य को लेकर पूरा समाज गर्व महसूस कर रहा है। ये कार्यक्रम हमने हमारे जो अभी भारत पाकिस्तान का जो वो चला था, हमारे पहलगांव में जो हमारे निर्दोष भाइयों को मारा गया था हिंदू है कह के, उसमें जो हमारे भारत ने मतलब एक वो हासिल किया, उसके लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। लाल साड़ी पहन के आई है जी, लाल साड़ी देवी माँ का प्रतीक है और सिंदूर का भी वो है, इसलिए हम लोगों ने सिंदूर के उसमें मतलब जो सिंदूर अभियान चला था। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के जो सैनिक हमारे भारतीय सैनिक शामिल हुए थे और जो जवाब पाकिस्तान को करारा जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान में आश्रित आतंकवादी और पाकिस्तान के सैनिकों का अड्डे को नेस्तनाबूद।
और वहीं बढ़ते हैं आगे, धमतरी में छत्तीसगढ़ सरकार के 4000 शासकीय स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ एनएसयूआई ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शिव सिंह वर्मा शासकीय स्कूल में ताला लगाकर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाया गया, जबकि कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई का कहना है कि सरकार शिक्षा की जगह शराब की नीति पर ध्यान दे रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ। अभी कुछ दिन पहले पत्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि विष्णुदेव सहाय 4000 स्कूलों को बंद करने वाली है, मर्ज करने वाली है। और साथ में कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि 67 नए भट्टी खोलने का ये आदेश जारी करते हैं। 67 भट्टी जहाँ खुल रहा है, कहीं एक जगह भी नहीं है जहाँ से विरोध का स्वर दिखाई ना दिया हो। लेकिन विष्णुदेव सहाय युवाओं को नशा की ओर ढकेलना चाह रही है, शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या करना चाह रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस वाले कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4000 स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। स्कूल का काम चालू रहेगा, स्कूल एक जगह से जाके दूसरे स्कूल में मर्ज होगा। बच्चों की संख्या जहाँ कम है, धमतरी में भी कई स्कूल हैं, जैसे 5 स्कूल की संख्या धमतरी में है, जहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और 100-200 मीटर में ही दूसरा स्कूल है। ऐसे जगह को मर्ज किया जाएगा ताकि उनके बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सके। पर्याप्त मात्रा में जहाँ शिक्षक है वहाँ उन बच्चों को मर्ज करके, स्कूल को मर्ज करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले पत्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि विष्णुदेव सहाय 4000 स्कूलों को बंद करने वाली है, मर्ज करने वाली है। और साथ में कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि 67 नए भट्टी खोलने का ये आदेश जारी करते हैं। 67 भट्टी जहाँ खुल रहा है, कहीं एक जगह भी नहीं है जहाँ से विरोध का स्वर दिखाई ना दिया हो। और भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों अगर हम बात करें तो हाल थोड़े संवेदनशील रहे हैं। हालांकि शांति वार्ता जरूर कुछ दिनों में देखने को मिली है, लेकिन अन्य देशों के साथ अगर हम बात करें तो भारत के साथ कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस बार पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। जहां अफगानिस्तान को लेकर हम बात करें, पाकिस्तान ये उम्मीद लगा रहा था कि अफगानिस्तान का साथ पाकिस्तान को मिलेगा इस्लामिक देश होने के चलते, लेकिन हम बात करें अफगानिस्तान ने साफ तौर पर इसका खुलेआम इन चीजों का विरोध किया है और कहा कि भारत अपनी जगह बिल्कुल सही है और जो स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ वो भारत को लेना चाहिए। और ताजा हालात को लेकर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की।
हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। भारत और पाकिस्तान के संवेदनशील हालात के बीच पाकिस्तान के ही टुकड़े लगातार हम देखें, जब भी भारत के साथ भिड़ता है टुकड़े होने की खबर सामने आती है। और इस बार भी जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सख्त हुआ, तो एक बार फिर से पाकिस्तान के ही दूसरा पार्ट हम बात करें, यानी कि जो बलूचिस्तान है, काफी समय से जो मांग कर रहा था, अब पूरी तरह से हमलावर है पाकिस्तान के ऊपर ही, और अलग देश बनाने की मांग के लिए भारत का समर्थन भी दे रहा है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का अलग देश की मांग अब अपनी चरम पर है। वहां के नेता से लेकर आम जनता तक इस बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान के अन्याय को नहीं सहना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर बलूचिस्तान के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? तो इसके पीछे भी कहानी है, और उस कहानी का हिस्सा है शोषण, दर्द, अराजकता और अन्याय, जो बलूचिस्तानियों के साथ लगातार किया गया है। बता दें कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कई वजह हैं, जिनमें भेदभाव, गरीबी और संसाधन शोषण शामिल है। बलूच लोग का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर पंजाब क्षेत्र के लोगों से। इसके अलावा बलूचिस्तान में 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जबकि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, जिसका दोहन पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। यह शोषण इतना बढ़ गया है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं, और इस विरोध के दौर में भी पाकिस्तान द्वारा लगातार वहां की माताओं बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं को गायब कर दिया जा रहा है। तो क्या सवाल उठना वाजिब नहीं हो जाता है कि आखिर कब तक बलूच लोगों पर अत्याचार होता रहेगा? इसलिए आज बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान करके ऐसी ताकत दिखाई है कि इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है। आज वहां के लोग भारत और दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि आओ और देखो बलूच लोगों की हालत। वो कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन भारत, जो अपनी सादगी के लिए दुनिया में जाना जाता है, जो यूएन के बनाए नियमों को मानता है, वह ऐसा करने से बच रहा है। लेकिन भारत को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा गया है कि जितने भी संस्थाएं शांति के नाम पर बनाए गए हैं, सबके सब बेकार हैं। जो अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं वही करता है, क्योंकि अमेरिका आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का साथ दे देता है, सीरिया के आतंकी को देश का राष्ट्रपति कबूल कर लेता है, चाइना खुले तौर पर आतंक का साथ देता है, और सभी संस्थाएं मौन धारण किए बैठी रहती हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने कहा था कि तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us?
We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. इस पीड़ा ने, इस दर्द ने बलूचिस्तान को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वहाँ की महिलाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टर महरंग बलोच की अगुवाई में महिलाओं और पुरुषों ने पाकिस्तान के आतंकवाद और अन्याय के खिलाफ डटकर मानवाधिकारों का झंडा मजबूती से थाम रखा है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जग नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही। बलूच आंदोलन अब सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट बन चुका है। बलूच कार्यकर्ता अमेरिका, यूरोप और भारत तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। बलूच की एक ही मांग है कि हमें आजादी चाहिए, पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होकर। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये हक की लड़ाई है, इंसानियत की पुकार है। बलूचिस्तान की आवाज अब दबी नहीं रहेगी और दुनिया को इससे सुनना ही होगा। तो क्या पाकिस्तान का अगला बंटवारा अब दूर नहीं? क्या बलूचिस्तान की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह मिलेगी? फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।